ASG classes. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एजी क्लासेस। तो भाई बच्चों, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था हमने। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे करेंगे प्रॉपरली। तो अगर यहां तक इसके आगे करना है तो यहां तक के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ लेना है। चलो, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल मतलब नहर होती है, ठीक है ना, एक नदी, रिवर कहलाएगी। नदी को छोटा कर दूंगा, उसको छोटा सा रूप कैनाल कहलाता है, जिसको हम नहर कहते हैं। कह रहे एक टीवी टावर है, वर्टिकली खड़ा हुआ है एक कैनाल के बैंक पर, ठीक है। फिगर में क्वालिटी दे रखी है बट फिर भी क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं जी, मेरे पास ये कैनाल है, ठीक है। इसके एक बैंक पर, है ना, एक बैंक ये हुआ, एक बैंक हुआ, तो किनारा कहेंगे इसको ना, किनारा। एक किनारे पर एक टीवी टावर है, इस तरह से बना लिया, क्लियर। और दूसरे बैंक से, एक बैंक जहां पर तो ये टावर है, और जो दूसरा बैंक है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है इस टावर के टॉप का 60 डिग्री का। कह रहे ये रहा, ठीक है। और क्या कह रहे इस वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहे हैं एक बैंक पे तो टावर है और उसका जो अपोजिट बैंक है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। कह रहे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहे हैं एक पॉइंट है, इससे भी 20 मीटर अवे है, मतलब दूर है। तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेता हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कह रहे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस 20 हो गया। यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। तो देखो, ध्यान से पहले भी बता चुका हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जितना पास आओगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। तो आप फिगर में चेक भी कर सकते हो, जो क्लोज है उसका एंगल ज्यादा है। अब क्या कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल ये है, तो विड्थ इसकी बीसी कहलाएगी भाई। ये तो कैनाल है, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, तो ये इसकी चौड़ाई हुई। और टावर जो है वो ए बी है, इसकी हाइट पता लगानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। आप राइट एंगल ट्राइंगल देखो, कॉमन वैल्यूज देखो, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी भाई परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन देख लेते हैं। तो ये जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए बी एंड बेस इज बी सी। tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, ए बी की वैल्यू हो गई पता नहीं है, बी सी की वैल्यू भी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को ए बी का एक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जो कि होगा बी सी √3। भले ही वेरिएबल में, लेकिन काम आएगा ना भाई। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, मैं अगर बड़ा ट्राइंगल लूंगा उसमें भी ए बी आ रहा है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूं या फिर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये ना, तो आते बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल एबीडी, ए बी डी, यहां पर 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी एंड बेस इज व्हाट, बीडी। तो यहां पर tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जाएगा 1/√3। ए बी की जगह है ए बी लिख दिया, बीडी को मैं स्प्लिट कर सकता हूं, ठीक है। बीडी को लिखा जा सकता है सी डी प्लस बीसी, तो जाएगा सी डी प्लस बीसी। कोई दिक्कत वाली बात? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा सी डी प्लस बीसी इज इक्वल टू ए बी √3। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दूं तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ए बी की वैल्यू BC √3 है, तो मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। और CD की वैल्यू मेरे को मेंशन है 25, वो सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो CD की वैल्यू 20 है, 20 आ गई भाई। CD की वैल्यू मेंशन थी ना 20, 20 आ गई। BC की वैल्यू एज इट इज रख देता हूं,
AB की वैल्यू मुझे मेंशन है BC√3 है, तो मैं इस AB की जगह पर BC√3 रख देता हूं और एक √3 और मल्टीप्लाई के, ध्यान से देखना इसको, ये वाला √3 ये नहीं है, AB की जो वैल्यू है वो है BC√3, मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और जो ये वाला √3 है वो इधर है। क्लियर है बात? यहां पर चाहो तो लिख लो, सिंस AB इज इक्वल टू BC√3। अब आगे बढ़ते हैं, रह जाएगा 20 प्लस BC। अब देखो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो 3 इंटू BC 3BC, ये इधर आ जाएगा तो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2BC, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 10 टाइम्स जाएगा तो BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 मीटर। और BC एक्चुअली में है क्या? BC है विड्थ ऑफ द कैनाल ना, तो ये निकल कर आ गया, ये है 10 मीटर। और हाइट ऑफ द टावर वो एक्चुअली में AB है, देखो ध्यान से, ये रहा AB, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, जो कि BC√3 था, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये 10√3 मीटर है। क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। क्योंकि भाई पेपर सब्जेक्टिव है तो प्रॉपर हमको अच्छी तरीके से नोटेशन रखनी है, ताकि कहीं भी हमारे मार्क्स ना घटे। हाईलाइट हमेशा अपने आंसर को करना, ताकि टीचर हमेशा पहले आपके आंसर को देख ले एक बार, और प्रॉपरली फिर आपका जो सॉल्यूशन है उसको चेक किया जाए। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो फटाफट से इसको नोट करो और फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं? कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, हमने कहा ठीक है ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इसकी हाइट 7 मीटर है। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। समझते हैं बात को? कह रहे हैं मेरे पास ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, और इसके टॉप से देखने पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई? एलिवेशन कब बनता है? जब मैं ऊपर देख रहा हूं और इसके टॉप से भी एलिवेशन बन रहा है, दैट मींस टावर की हाइट ज्यादा होगी। तो मैंने कंसीडर कर लिया भाई टावर चलिए इतना ऊंचा है, दोनों सेम बेस पर है ना भाई, 90-90। तो इसके टॉप से इसके टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे? ये पूरा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज ऑफ 60 डिग्री। मार्किंग कर देते हैं, ए कह दिया, इसको बी कंसीडर कर देता हूं, इसको सी, इसको डी एंड दिस वन इज ई। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात यहां तक? कह रहे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। ठीक है, कह रहे इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से टॉप को देख रहा हूं टावर के, उसी पॉइंट से यानी कि बिल्डिंग के टॉप से उस टावर के फुट को देखा जा रहा है इस तरह से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मेरे पास 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये वाला ये होगा ना भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो पैरेलल लाइन है, एंड दिस वन इज लाइन ऑफ साइट, तो ये वाला एंगल 45 हो गया। अब अगर ये 45 है तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 हो गया, तो इसको भी हम 45 मार्क कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम एलिवेशन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या दिया हुआ भाई मेरे को पास, तो देखो ये अगर 7 है तो ये भी 7 मीटर हो गई, और क्या है, बस इतना ही कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर ये है भाई, हाइट ऑफ द टावर ये है जिसमें सीई ऑलरेडी पता है, अगर किसी तरह से एसी पता लग जाए तो ऐड कर लूंगा, सिंपल है। और ध्यान से देखो, अगर मेरे को डीई पता चल जाए तो मुझे बीसी पता चल जाएगा। अगर मेरे पास जो डीई होगा वही वैल्यू बीसी की, और बीसी पता लग गया तो मैं एसी निकाल सकता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट रहा वो क्या रहा, मुझे पहले डीई निकालना है। डी निकाला वो बीसी के बराबर होगी, बीसी का यूज करके एसी निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, हाइट पता चल जाएगी। आइडिया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अप्रोच करने का। तो फटाफट करते हैं। तो डीई कहां से आएगा जी, इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल बीडी में, तो इन ट्राइंगल बीडी। यहां पर मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो क्या लगेगा 10 लगेगा, 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर इज बीडी एंड बेस इज डीई। ठीक है, 10 45 वैल्यू याद होना जरूरी है 1, बीडी की वैल्यू 7, डीई पता नहीं है, तो डीई इधर भेज दो, तो डीई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 7 मीटर।
सो देयरफॉर मैं यहीं पर डायरेक्ट कह सकता हूं कि BC इज इक्वल टू 7 मीटर सिंस DE इज इक्वल टू BC। क्लियर है बात? अब आगे आते हैं। तो ये मुझे पता चल गया, तो मैंने कहा BC बराबर कितना है मेरे पास 7 मीटर। अब इसका यूज करके AC निकाल सकता हूं, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया भाई? ये छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC मैं लगा सकता हूं tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AC बाई 60, परपेंडिकुलर है AC, बेस है BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC की जगह AC रख दिया, BC की वैल्यू मैंने जस्ट अभी फाइंड करी है 7 मीटर है, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर हो गया 7√3 मीटर। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर होगा? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी? AC प्लस CE, इतने मीटर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, AC की वैल्यू निकाल चुका हूं 7√3 है, CE की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 7 है, इतना मीटर। अगर कॉमन ले लो इसमें से 7 तो बच जाएगा 7 ब्रैकेट ओपन √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज। ये होगी मेरी हाइट ऑफ द टावर। रूट मेंशन है वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉइंट में करेंगे, वरना मैं इसको रूट में एज इट इज छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कह रहे हैं सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है ना। वार्न करने के लिए होता है लाइट हाउस शिप के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है भाई समुद्र में। तो मैंने कहा ये रहा जी, ये रहा लाइट हाउस, ठीक है, जिसकी हाइट 75 मीटर की है। यहां से लेकर ये सी लेवल है, इस सी लेवल से 75 मीटर हाइट ऊंची है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे दो शिप को देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। कह रहे हैं इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, तो यहां पर शिप यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया जो शिप है एक शिप दूसरे के पीछे, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो मैंने ऐसे बना लिया, मैंने कहा एक शिप यहां पर है, एक शिप यहां पर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों का इस तरह से। इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया डिप्रेशन के लिए। क्लियर है बात? इसको ए कंसीडर करा है, इसको बी करा है, इसको सी करा है, इसको डी करा है, ये परपेंडिकुलर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं 30 एंड 45 है। अगर आपको डिप्रेशन में भी प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से देंगे 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। और अगर ये क्लियर नहीं है तो आप यहां से एलिवेशन से डायरेक्ट कर सकते हो कि जो जितना ज्यादा क्लोज उसका एंगल उतना ज्यादा। वैसे देखो ये 45 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में यही 45 बन रहा है और ये बन रहा है 30। तो अगर आपको वहां से क्लियर नहीं होता तो आप यहां से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर डिप्रेशन मेंशन है तो डिप्रेशन शो करके दिखाना पड़ेगा, भले ही मैं यूज एलिवेशन ही कर रहा हूं। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो भाई डिस्टेंस क्या है? एक शिप ये यहां पर है, एक शिप यहां पर है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो CD है, मुझे CD निकालना है। तो देखो मैं कह सकता हूं अगर मैं इस BD में से इस BC को माइनस कर दूं तो BD की वैल्यू बड़े ट्रायंगल से मिलेगी, BC की वैल्यू उस छोटे ABC ट्रायंगल से मिलेगी। क्लियर बात? तो इसको पॉज करो, खुद सॉल्व करो, होता है तो चेक करो, नहीं तो फिर अब देखो। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल ABC यहां पर परपेंडिकुलर मेरे पास है AB, तो tan 45 लग जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। मार्कर नहीं चलता है तो tan 45 की वैल्यू मेरे पास 1 है ना भाई। AB की वैल्यू मेरे पास 75 है, BC की वैल्यू मेरे पास पता नहीं है, अभी मैंने कुछ कंसीडर भी नहीं करी ना, मैं एज इट इज लेके चल रहा हूं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 75 मीटर।
क्लियर है बात? नाउ आगे बढ़ते हैं। मुझे तो CD चाहिए, तो टोटल देखूंगा इसके लिए, तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD यहां पर क्या लगेगा भाई 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB और बेस की वैल्यू है BD। tan 30 को कह सकता हूं 1/√3 वैल्यू, AB की वैल्यू 75 है, दे रखी है ऑलरेडी, और BD को स्प्लिट कर सकता हूं ना, पार्ट्स कर सकते हो उसके, तो BC प्लस CD कह सकते हो, क्योंकि BC की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, CD फाइंड करना है, तो इसको कह सकते हैं BC प्लस CD। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, तो जाएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। क्योंकि BC की वैल्यू फाइंड कर चुका हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं डायरेक्ट, तो जाएगा 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो जो दो शिप्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो CD ही तो था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है बात? बिल्कुल, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से इसको नोट डाउन करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसका फिगर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहे हैं a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। कह रहे एक बच्ची है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, तो मैंने कहा ये बच्ची की हाइट है 1.2 मीटर। कह रहे ये एक बलून को देख रही है, बलून की जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से, तो मैंने कहा ये ग्राउंड लेवल, यहां से ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचा है वो बलून, तो मैंने कहा वो बलून चलिए यहां पर है, ठीक है। ये रहा, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, उसकी हाइट कम ज्यादा नहीं हो रही है, वो सीधा चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसकी हाइट मेरे को 88.2 दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक 88.2 मीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहे हैं पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बलून का बच्चे की आंख से, वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए इसको ज्वाइन कर लूंगा, तो ये बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर बात? आगे कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो यहां पर वैसे फिगर दे रखी है, अगर नहीं दी जाती तो फॉर्म कर लेता मैं खुद से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, दैट मींस बलून दूर जा रहा है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा नजदीक रहूंगा उतना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, तो एंगल कम हो रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, तो वो ऐसे जा रहा है, वो मान लीजिए सम पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। हाइट तो उसकी सेम ही है, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है। फिलहाल इसको यहां से रब कर देते हैं, तो यहां से मैं इसको प्रॉपर ज्वाइन कर लेता हूं। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो मेरे पास 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है बात? तो प्रॉपर बना लेते हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो है 30 डिग्री, जो पास वाला एंगल है वो है 60 डिग्री। क्लियर? जो टोटल हाइट है वो है 88.2 मीटर, लेकिन बच्चे की हाइट 1.2 है, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये भी 1.2, तो ये है 1.2 मीटर। दैट मींस ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना जाएगा, इसमें से माइनस कर लेता हूं इसको, 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। क्लियर? मार्किंग कर लेते हैं, 1 2, ये C, ये D है, E F G H, है ना, जो आपको अच्छा लगे वैसे मार्क कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं मेरे से, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बलून पहले यहां पे था अब यहां पहुंच गया है,
यहां पे था, यहां पहुंच गया है, तो मैं डीई कह लूं, मैं चाहे जीएफ कह लूं, चाहे मैं एएच कह लूं, कुछ भी फाइंड कर लूंगा, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून होने वाला है। तो यहां पर मैं ट्राइंगल्स देखता हूं, 60 डिग्री एंगल दिया है तो वो मैं ए बी जी में यूज कर सकता हूं, 30 डिग्री दिया हुआ है वो मैं एच बी एफ में यूज कर सकता हूं। क्लियर है बात? तो यहां पर मैंने कहा इन ट्राइंगल एबीजी, इन ट्राइंगल एबीजी भाई tan कितना है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है पास वाला। अब देखो परपेंडिकुलर है एजी और बेस है बीजी, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखो ध्यान से, ये जो AG है वही तो HF के इक्वल है भाई, और HF की वैल्यू कितनी है 87, क्योंकि टोटल 88.2 था, 1.2 माइनस कर दिया तो जो ये वाला पोर्शन बचा वो भी 87 मीटर बचा। तो यहां पर लिख दिया 87 अपॉन में BG। क्लियर है बात? इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो जो BG की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 87 अपॉन में √3। तो भाई रूट को नीचे नहीं रखना है, रैशनलाइज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा √3 बाय √3 से मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस 87 √3 अपॉन में 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये जाएगा 29 टाइम्स। तो जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आई है BG की, वो निकल कर आई है 29 √3 मीटर। लेकिन क्या ये मेरे को फाइंड करना था? नहीं, मुझको फाइंड करना है एक्चुअली में ये, तो टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस, तो इसको भी होल्ड रखते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, छोटी वैल्यू को हटा दो, बड़ी वैल्यू में से रिमेनिंग बच जाएगा। तो इन ट्राइंगल बी एच एफ कह लेते हैं, या एच एफ बी, इन ट्राइंगल एच एफ बी, यहां पर लगेगा tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है एच एफ, जो बेस की वैल्यू है वो है बी एफ। क्लियर है बात बिल्कुल? तो यहां पर मेरे पास tan 30 कितना हो गया, tan 30 1/√3, एच एफ की वैल्यू 87 अपॉन में बी एफ, जो कि पता नहीं है अभी मेरे को। मैं चाहूं तो जैसे पहले क्वेश्चन कराता है ऐसे ब्रेक करके कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जाएगा बी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 87 √3। तो मैंने इसको तोड़ लिया थोड़ा सा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बी एफ को मैं ब्रेक कर सकता हूं BG प्लस GF में। भाई ये टोटल BF है, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, जो कि किसके बराबर है 87 √3 के। अब ध्यान से देखो, मैं ऑलरेडी BG की वैल्यू यहां से फाइंड कर चुका हूं, ये वैल्यू BG की वैल्यू कितनी है 29 √3, तो यहां पर लिख सकता हूं 29 √3 प्लस GF इज इक्वल टू 87 √3। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो GF की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 87 √3 माइनस 29 √3। तो इसको माइनस कर लूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 58। तो जो GF आ रहा है वो आ रहा है 58 √3 मीटर। यूनिट लिखनी मैंडेटरी है। क्लियर है बात? तो देयरफॉर बाद में लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून इज 58 √3 मीटर। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री बन रहा है, वहां पर इस बलून ने डिस्टेंस कवर किया है 58 √3 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। बट चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कह रहे हैं एक टावर है, ठीक है, एक हाईवे आ रहा है जो इसके फुट की तरफ आ रहा है, ऐसे नहीं कि टक्कर मार रहा है, बट साइड में ही है। कह रहे हैं अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एंड ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कह रहे हैं एक आदमी इसके ऊपर है, एक ऑब्जर्वर है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब वो चेक कर रहा है उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो मैंने कहा कि भाई वो कार यहां पर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यहां पर शो करना जरूरी है, बताना, यूज में एलिवेशन ही कर रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 है, दोनों इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए बी सी। अब
कह रहे हैं विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ स्पीड से है ना, कांस्टेंट स्पीड से ये आगे चलती चली आ रही है इसके पास। कह रहे हैं 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। कह रहे 6 सेकंड के बाद, उसने 6 सेकंड के बाद देखा तो अब कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया था 60 डिग्री का। तो मैंने बोला कि चलो यहां पहुंच गई हो, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमें बस टाइम पता है। तो उस वक्त पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट 60 डिग्री हो गया। दैट मींस ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, तो जितना क्लोज उतना एंगल ज्यादा, इसको डी कंसिडर कर लिया। क्लियर? तो यहां पर क्या क्या चीज पता है, टाइम टू कवर सीडी जो डिस्टेंस कवर करा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, ये मेरे को दिया गया है। और ठीक है, बस इतना से दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट से एंगल 60 डिग्री बन रहा है यहां पर, वहां से इसके फुट तक आने में अब और कितना टाइम लगने वाला है, वो ये पूछ रहे हैं। क्लियर बात? तो ना तो मुझको ये दिया गया, ना ये दिया गया, ना ये दिया गया, सिर्फ एक टाइम दे दिया गया। क्लियर है? तो ट्राई करते हैं, देखिए कैसे होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कुछ दिया नहीं गया है यहाँ पर टाइम देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा चलिए जो नॉर्मल मेथड है वही अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कहा इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी क्या हुआ भाई, मेरे पास एंगल 60 डिग्री का परपेंडिकुलर हो गया, बेस ही हो गया, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी है और बी डी अपॉन में tan 60 कितना होता है √3, तो ये जाएगा ए बी अपॉन में बी डी। क्लियर है बात? इसको यहां भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो जो बी डी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है वो आई है ए बी अपॉन में √3। क्लियर है बात? मैंने कहा ए बी अपॉन में √3 बी डी की वैल्यू आएगी, लेकिन इसका क्या होगा देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब बड़े वाले ट्राइंगल को एक बार देख लेते हैं क्या है। मैंने कहा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या मिलेगा भाई मेरे को, अगेन tan 30 डिग्री मिल जाएगा यहां पर, तो सेम वही परपेंडिकुलर ए बी मिल जाएगा, बेस यहां पर BC मिल जाएगा। क्लियर है बात? tan 30 की वैल्यू है 1/√3, AB की जगह है AB अपॉन में BC को ब्रेक कर सकता हूं जैसे पहले क्वेश्चन करें BD और CD। ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखो इसका टाइम दिया गया है, इसका टाइम पूछा है, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो दिया नहीं गया कितना है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा BD प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास BD प्लस CD इज इक्वल टू AB √3। अब जरा ध्यान दो, BD की जो वैल्यू है मैं पहले से ही फाइंड कर चुका हूं, मैं पहले से निकाल चुका हूं BD की क्या वैल्यू है, तो वो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मैं यहां पर रख देता हूं, मैंने मार्क कर दिया, तो यहां से मुझे पता चलेगा BD जो कि था AB/√3 प्लस CD इज इक्वल टू AB √3। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो दोनों AB को एक तरफ ले जाते हैं, इसको वहां पर ले गया, तो CD इज इक्वल टू आएगा AB √3 माइनस AB अपॉन में √3। एलसीएम अगर ले लूं तो क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो ये जाएगा 3AB माइनस AB अपॉन में √3। क्लियर है बात? 3AB में से एक AB जाएंगे, 3 में से एक जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो CD की जो वैल्यू हो गई वो 2AB अपॉन में √3 हो गई। लेकिन जरा ध्यान दो भाई, AB/√3 एक्चुअली में क्या था, BD था कि नहीं था, तो मैं यहां पर अगेन इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इधर ला सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो CD है वो ट्वाइस ऑफ BD है। तो देखो यहां पर जो जिसका टाइम दिया गया था और जिसका टाइम निकालना, उनमें मैंने एक रिलेशन निकाल लिया। मैं इसको और कर सकता हूं सॉल्व, मैं अगर ये कह दूं कि भाई 2 नीचे ले जाओ, तो जो BD है वो CD/2 है। समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मेरे को CD का डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लग रहे थे, CD कवर करने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो जो BD है वो इस CD का हाफ है,
अगर डिस्टेंस हाफ हो गया, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो टाइम भी तो हाफ हो जाएगा ना भाई। सीडी को कवर करने में 6 सेकंड लग रहे थे, बीडी सीडी का भी हाफ है, तो कितने सेकंड लगेंगे? सिंपल सा है, 3 सेकंड लगेंगे। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इज 3 सेकेंड्स। तो यहां पर मेरे को डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो मैंने डिस्टेंस का रिलेशन ही निकाल दिया। जो पता लगाना था उसमें और जो दिया गया था उसमें, इनके डिस्टेंस में रिलेशन निकाल लिया और ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर बात? बिल्कुल, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसको नोट करो, देन फिर फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहे हैं कि एक टावर है, उस टावर से, मैंने टावर बोला, एक ही हो गया। कह रहे हैं इस टावर से 2 पॉइंट हैं और उस 2 पॉइंटों से इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहे हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पर ही है, सीधे एक ना मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ग्राउंड बनाया, तो इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन में बस ये बताया गया है कि मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बता दिया कि वो स्ट्रेट लाइन पर है और ये बता दिया कि वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए चैप्टर नंबर 8 की 8.3 हमको पता होनी चाहिए थी, ठीक है? वो थोड़ा सा यहां यूज होगा। तो क्या है मेरे पास? मैंने इसको ज्वाइन करा, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट का, इसको ज्वाइन करा, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मैंने इसको सी कंसीडर कर लिया, इसको कह दिया डी। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले तो वो जो सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, कह रहे पॉइंटों का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर एंड 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो देखो पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अब गड़बड़ क्या होती है यहां पर, बच्चे समझ लेते हैं बाकी का रिमेनिंग 9 मीटर है। नहीं भाई, इससे सेकंड वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 9 मीटर होगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो ये चीज हमारे पास। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपको प्रूफ कर रहे हैं, यहां पर प्रूफ कर रहे हैं कि प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। तो ये वेरिएबल पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, तो समझ लेते हैं। यहां पर मुझे प्रूफ करना है इस बार। कह रहे हैं टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो एक्चुअली में 6 मीटर की है। क्लियर बात? और ये दिया गया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल सी एंड एंगल डी, मैं कह सकता हूं कि ये जो है, तो यहां पर प्रूफ करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये गिवन है मेरे को। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि भाई दो एंगलों का सम 90 हो। दो एंगलों का सम 90 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दो एंगलों का सम 180 सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, सो देयरफॉर एंगल डी कितना हो जाएगा भाई? जब दोनों का सम 90 है, एक की वैल्यू थीटा है, तो दूसरी वाली 90 माइनस थीटा बन जाएगी। भाई दोनों का सम 90 है तो 90 में से माइनस कर दो। एंगल सी को थीटा कंसीडर कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा। अगर आप इसको थीटा लोगे तो ये 90 माइनस थीटा, आंसर दोनों से सेम आएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मत सोचना मैंने इसको ही क्यों लिया, तो आप इसको लेकर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पुराना काम, एंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर है, काम खत्म। तो इन ट्राइंगल इसको हटा देते हैं यहां से। इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस हो जाएगा BC, तो tan थीटा बराबर ए बी अपॉन में 4 हो गया। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बात? बिल्कुल। नाउ सेकंड वाले बड़े ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD, यहां पर लगेगा एंगल ये वाला, ठीक है ना, तो tan 90 माइनस थीटा एंगल हो गया, एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर है AB और बेस टोटल हो गया पूरा BD। क्लियर है बात? अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है cot थीटा। तो हमको वो पढ़ना जरूरी है। टर्म 1 में वो सिलेबस में नहीं थी बट फिर भी पढ़ाई गई थी, इसीलिए पढ़ाई गई थी कि भाई काफी जगहों पर यूज होता है। तो cot थीटा बराबर होगा AB अपॉन में BD की वैल्यू है 9। अब इसको डिफरेंट वेज से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर फिलहाल कह रहा हूं कि भाई cot थीटा अगर AB बाय 9 है तो cot का रेसिप्रोकल tan होता है। तो भाई इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, अपसाइड डाउन कर दूंगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 9 अपॉन में AB। क्लियर है बात? लेकिन सिर्फ इसी मेथड से नहीं, और भी मेथड से किया जा सकता है। मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों ही tan की वैल्यू है, दोनों ही tan की वैल्यू है भाई, तो आपस में इक्वेट की जा सकती है। तो इक्वेट 1 एंड 2, व्हाट वी ऑब्टेन AB अपॉन में 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन में AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो AB विल बी 6 मीटर। पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो यही प्रूफ करने को मुझे उन्होंने कहा था, तो लो मैंने हाइट प्रूफ कर दी टावर की, जो कि है 6 मीटर। यही आपको वेरिएबल में भी आता है, आपको डिस्टेंस S और T या P और Q लेकर कर देंगे, बट पूरा प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम रहेगा, सिंगल कोई चेंज नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, एक एक एग्जांपल मैंने करवाया है, तो प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना है। जो आगे के जो क्वेश्चंस और भी हैं, हम और भी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। क्लियर है बात? एग्जाम्पलर को प्रॉपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा, तो आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इसको अच्छी तरह से नोट करो, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिवाइज करो, एंड फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे और टर्म 2 को पहले हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्लियर बात? तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।